साथियों, पिछले 1.5 साल से 2 साल से ये सारे नेता, सारी पार्टियों के नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं लोकपाल बिल पास कराना है तो चुनाव लड़के दिखाओ, लोकपाल बिल पास कराना है तो संसद में आके पास कर लो। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आप लोगों को। आज हम ऐलान करते हैं कि आज से इस देश की जनता चुनावी राजनीति में कूद रही है और तुम लोग अपने दिन गिनना चालू कर दो भ्रष्टाचारियों। हम ऐलान करते हैं कि आज से हम लोग चुनावी राजनीति में कूद रहे हैं। हम नेता नहीं हैं, हमें राजनीति नहीं आती है, हमें नहीं पता कि ये तिकड़मबाजी कैसे करते हैं, लेकिन हमें इन भ्रष्ट नेताओं ने, इस भ्रष्ट व्यवस्था ने मजबूर किया है कि हम लोग ये कदम उठाएं। अभी कई वक्ताओं ने बताया कि किस तरह से पिछले 1.5-2 साल के अंदर हम इनके सामने गए, गिड़गिड़ाए। अक्टूबर 2010 से लेकर फरवरी 2011 तक अन्ना ने 3 चिट्ठियां लिखी इस देश के प्रधानमंत्री को और सोनिया गांधी को। 3 चिट्ठियां लिखी कि मैं मिलना चाहता हूं, लोकपाल बिल पास करो। जवाब तक नहीं आया, ये भी नहीं आया कि चिट्ठी मिल गई। उसके बाद कितनी बार हम इन पार्टी के नेताओं से मिले, सोनिया गांधी जी से मिले, बीजेपी के नेताओं से मिले, शरद यादव जी से मिले, लालू यादव से मिले, सब लोगों से मिले। इनसे सब लोगों ने धोखा दिया। पिछले 1 साल से सब कुछ करके देख लिया। 3 बार अन्ना ने अनशन किया, 1 बार हम लोगों ने अनशन किया, अपना शरीर दांव पे लगा दिया, लेकिन ये लोग नहीं माने। अब हमारे पास कुछ नहीं बचता था इसके अलावा कि अब याचना नहीं, अब हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं आपके सामने। अब बहुत हाथ जोड़ लिया आप लोगों के सामने, गिड़गिड़ाएंगे नहीं आप लोगों के सामने आके। अब हम सत्ता को उखाड़ के फेंकेंगे, इस व्यवस्था को उखाड़ के फेंकेंगे। अब कई लोग कह रहे हैं जल्दी कर दी थोड़ी सी, थोड़ा रुक जाना चाहिए था, संगठन बना लेना चाहिए था, 1-2 साल और रुक जाते हैं। साथियों, देश बिक रहा है। कोयला बिक गया, 2G बिक गया, थोरियम बिक गया, आयरन ओर बिक गया। ये अंजलि आई है, ये बता रही है वहां के सारे बांध भी बिक गए, जमीन भी बिक गई, जंगल भी बिक गया, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ भी बिक गए और छत्तीसगढ़ में तो एक नदी भी बिक गई। साथियों, अब अगर हम लोगों ने देर कर दी तो मुझे तो लगता है कि 5-6 साल में भारत ही नहीं बचेगा। इसलिए अब और देर कर ही नहीं सकते, हमारे पास समय बहुत कम है। और ये सारी पार्टियां मिली हुई हैं। कोयला घोटाले में तो साफ साफ दिखाई दे गया कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर देश को लूटा है, दोनों ने मिलकर कोयले के खदानों को लूटा है। सिंचाई का घोटाला जो निकल के आया है, वहां पे तो सारी पार्टियां मिली हुई हैं। कहते हैं 4 काम हम उनके करते हैं, 4 काम वो हमारे करते हैं। काहे का ऑपोजिशन? क्या ऑपोजिशन इस देश में? कोई ऑपोजिशन नहीं बचा इस देश के अंदर। ऑपोजिशन में तो हम और आप हैं, बाकी सारे सत्ता के अंदर है। बीजेपी भी सत्ता में है, कांग्रेस भी सत्ता में है, शरद पवार भी सत्ता में है, लालू यादव भी सत्ता में है, मायावती भी सत्ता में है, मुलायम सिंह यादव भी सत्ता में है। हम लोग ऑपोजिशन के अंदर है, मैं और आप ऑपोजिशन के अंदर। तो साथियों, कोई चारा नहीं बचा, ये तो करना ही पड़ेगा। चुनावों में कूदना ही पड़ेगा, संसद को साफ करना ही पड़ेगा, विधानसभाओं को साफ करना ही पड़ेगा। कई लोग कह रहे हैं हार जाओगे। साथियों, आज हमारी परिस्थिति उस अर्जुन की तरह है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है और उसके सामने 2 दुविधाएं। एक तो यह कि हार तो नहीं जाऊंगा, और दूसरा यह कि मेरे अपने लोग सामने खड़े हुए हैं। तो कृष्ण उनको कहते हैं कि हार और जीत की चिंता मत करो, लड़ो। हारेंगे या जीतेंगे तो मुझे नहीं पता, ये तो भविष्य बताएगा कि हम लोग हारेंगे कि जीतेंगे। पर इतना जरूर पता है कि आज अगर हम लोग नहीं लड़े तो मेरे बच्चे बड़े होकर मेरे को गालियां देंगे कि आपको मौका दिया था इस देश ने, सारा देश इकट्ठा हो गया था और आपके अंदर दम नहीं था।
लेकिन अगर लड़ते लड़ते हार गए तो उस लड़ाई को मेरे बच्चे आगे लेके जाएंगे। वो लड़ाई नाकाम नहीं होने वाली, उस लड़ाई को आगे मेरे बच्चे लेके जाएंगे। कुछ दिन से ये चल रहा है, ये तो सत्ता के लोभी हैं, शुरू से ही पता था ये तो सत्ता के लालची हैं। जैसे ही आप कहो चुनाव लड़ेंगे कहते हैं तो सत्ता के लालची हैं। एक ऐसा माहौल बना दिया कि सत्ता तो इन्हीं गुंडों के हाथ में रहनी चाहिए, कोई और आए तो कह दो ये सत्ता का लालची है। सत्ता गुंडों के लिए। ये लाल बहादुर शास्त्री, इसने भी चुनाव लड़े थे। ये सत्ता का लालची था कि देशभक्त था? बाबा साहब अंबेडकर ने भी चुनाव लड़े थे, वो सत्ता के लालची थे कि देशभक्त थे? सरदार पटेल ने भी चुनाव लड़े थे। उन दिनों में अगर कोई चुनाव लड़ता तो कहते थे देशभक्त है, आज कोई चुनाव लड़ता है तो कहते हैं सत्ता का लालची है। इसी को तो बदलना है, इसी को बदलने के लिए मंदिर जा रहे हैं कि कल अगर कोई युवा खड़ा होकर चुनाव लड़े तो कोई ये ना कहे कि सत्ता का लालची है, वो ये कहे कि ये युवा जो है ये देशभक्ति के लिए जा रहा है। इसी को बदलने के लिए अंदर जा रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि इसमें तो जात पात की बात है, धर्म की बात है। तुम्ही ने तो कर रखा है ये सब। जाति के नाम पे सारे देश को तोड़ के रख दिया, धर्म के नाम पे सारे देश को तोड़ के रख दिया इन दिनों में तुम लोगों ने। कैसे जुड़ेगा सारा देश? यही हमारी राजनीति की सारे देश को जोड़ना है। कैसे होएगा ये? वो कहते हैं आप कैसे करोगे? साथियों, जब सारे देश की जन चेतना जागती है तो बड़ी से बड़ी दीवारें टूट जाती हैं, पता भी नहीं चलता। जब अन्ना रामलीला मैदान के ऊपर अनशन पे बैठे थे तो एक पुलिस वाला आया मेरे पास। पुलिस वाला आके कहता है जी मैंने 16 साल से मैं दिल्ली पुलिस में हूं, 16 साल से मैंने रिश्वत ली, लेकिन पिछले 10 दिन से मैंने एक भी पैसा नहीं लिया, और जितना आनंद का अनुभव मैं कर रहा हूं उतना आनंद मैंने 16 साल में नहीं किया। उस पुलिस वाले को कोई कहने तो नहीं गया था कि भैया तू रिश्वत मत ले। पूरे देश के अंदर ऐसा जन चेतना का उभार हुआ कि वो हर आदमी के दिल को छू गया, हर आदमी के अंदर कुछ करंट दौड़ गया कि कुछ तो हो रहा है। जब ये करंट दौड़ेगा सारे देश के अंदर, जब ये क्रांति पैदा होगी सारे देश के अंदर, ये चुनावी क्रांति पैदा होगी सारे देश के अंदर, तो ये जाति और धर्म की दीवारें भी टूटेंगी। साथियों, देखते रहना। ये सवेरे से मीडिया वाले चला रहे हैं, 3-4 दिन से चला रहे हैं, केजरीवाल की पार्टी, केजरीवाल की पार्टी, केजरीवाल। मेरी पार्टी? ये आपकी पार्टी है। ये उन हजारों लाखों लोगों की पार्टी है जो रामलीला मैदान के अंदर आए थे। ये उन हजारों लाखों लोगों की पार्टी है जो जंतर मंतर के ऊपर आए थे। ये इस देश के लोगों की पार्टी है जो भ्रष्टाचार से ऊब चुके हैं, भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं, महंगाई से तंग आ चुके हैं। उन लोगों की पार्टी है ये। मेरी पार्टी कहां से आ गई? मेरे को पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? अच्छा खासा मैं काम कर रहा था, मेरे को पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? ये इस देश के लोगों की पार्टी है। जब से हमने पार्टी का अनाउंस किया, हमने कहा भाई सुझाव दो कि कैसे बने ये पार्टी। 20,000 लोगों के सुझाव आए अभी तक, 20,000 लोगों के। छोटी बात नहीं होती 20,000 लोगों के। इसका मतलब लोग इतना इंटरेस्ट रख रहे हैं इस पार्टी के अंदर। पिछली साल जब भारत सरकार ने लोकपाल बिल लेके आ रही थी भारत सरकार, तो भारत सरकार ने इश्तिहार दिया, एडवर्टाइजमेंट दिया, फुल पेज एडवर्टाइजमेंट आया अखबारों में, भाई हम लोकपाल बिल ला रहे हैं, इसके ऊपर सुझाव दो। सारे एडवर्टाइजमेंट के बावजूद भारत सरकार के पास 13,000 सुझाव आए। हमारा एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं गया और 20,000 सुझाव आ गए। ये जनता की पार्टी है, ये उन 20,000 लोगों की पार्टी है, ये इस देश के लोगों की पार्टी है। ये फर्क है। कल सवेरे सवेरे 5:30 बजे एक बाबा हैं, बहुत बूढ़े बाबा हैं, हमारे दफ्तर आते हैं, रोज आते हैं, चिट्ठियां देखते हैं, वो चिट्ठियां सेग्रीगेट करते हैं, जवाब देते हैं। कल सवेरे सवेरे 5:30 बजे मेरे घर पहुंच गए। आके कहते हैं जी कल आप अपनी पार्टी का ऐलान करने जा रहे हो, आपके साथ बैठ के थोड़ी देर मैं पूजा करना चाहता हूं। मैंने कहा जाओ। 10-15 मिनट उन्होंने पूजा की, मेरे हाथ में पानी दिया, मुझसे कसम खिलाई कि मैं आजीवन अहिंसात्मक तरीके से देश की सेवा करता रहूंगा, कभी स्वार्थी नहीं बनूंगा। उसके बाद मुझे कहते हैं मेरी गुरु दक्षिणा दीजिए। मैंने कहा बताइए क्या चाहिए? बोले मेरा जो सबसे छोटा बेटा है उसे मैं आपको दान देना चाहता हूं, उसे स्वीकार कर लीजिए।
कहते हैं वो अपनी दुकान चलाता था, कल दुकान बंद करके उसकी चाबी अपने बड़े भाई को दे आया। अब वो मैं आपको उसको समर्पित करना चाहता हूं। वो नीचे खड़ा है, उसको ऊपर बुला लेता हूं मैं। साथियों, ये पार्टी उस बाप और बेटे की है, ये पार्टी अरविंद केजरीवाल की नहीं। एक विजय बाबा हैं, विजय बाबा बैठे हैं यहां पे। विजय बाबा ये रिक्शा चलाते हैं और ये रिक्शा चलाते चलाते पर्चे बांटते रहते हैं पूरा दिन। इनकी आंखों के अंदर एक सपना है कि अगर ये व्यवस्था बदलेगी तो इनकी भी जिंदगी सुधरेगी। ये पार्टी मेरी नहीं है, ये पार्टी विजय बाबा की है। मेरी मां एक भजन मंडली में जाती है हर हफ्ते। 50 महिलाएं आती हैं भजन करने। जब से उन्होंने सुना है कि पार्टी बन रही है, वो 50 महिलाएं कह रही हैं कि जिस दिन पार्टी बनेगी हम लोग घर घर जाके प्रचार करेंगे। ये पार्टी उन महिलाओं की है, ये पार्टी मेरी नहीं है। ये पूछ रहे हैं ना कि पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। जिस दिन हर घर की महिला, हर घर के बच्चे, हर घर के बूढ़े और हर घर के जवान अपने अपने घर से निकल के इस पार्टी का प्रचार करने लग जाएंगे, पैसे की क्या जरूरत है। उस दिन तो इन पार्टियों को मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या ये पार्टी केवल लोकपाल के लिए बन रही है? मैं योगेंद्र भाई से परसों चर्चा कर रहा था कि हमारी सोच क्या है। क्या ये सोच है कि आज सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं वो लोग गंदे हैं, हम अगर चले जाए तो हम लोग अच्छे हैं और हम अंदर जाके सब बदल देंगे? ये सोच है तो ये गलत है, क्योंकि जैसे सत्ता में जाके बैठेंगे ना, उस कुर्सी के अंदर बिच्छू है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, हम भी खराब हो जाएंगे, हम भी खराब हो जाएंगे। सोच ये नहीं है, सोच ये है कि जो भी उस कुर्सी पे जाके बैठेगा वो गड़बड़ हो जाएगा। उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा कि कल को कोई और उस कुर्सी पे आके बैठे तो वो गड़बड़ ना कर सके। उस व्यवस्था को बदलने के लिए हम अंदर जा रहे हैं। हम लोगों को बदलने नहीं जा रहे, चेहरे बदलने नहीं जा रहे, पार्टियां बदलने नहीं जा रहे, व्यवस्था को बदलने के लिए अंदर जा रहे हैं। और मैं ये भी कह रहा था अपने साथियों को कि अगर अंदर गए तो ये व्यवस्था 10 दिन में बदलनी पड़ेगी, नहीं तो आपको ऐसे लोग घेर लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब बह गए इस पूरी व्यवस्था के। जो करना है पहले 10 से 15 दिन के अंदर करके दिखाना पड़ेगा। पहले 10 से 15 दिन में, 1 महीने में जो कर लिया, उसके बाद तो ऐसे लोग आपको घेरेंगे। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था, मेरे को तो पता है अंदर किस किस तरह के काम होते हैं। तो ये व्यवस्था परिवर्तन क्या है? बहुत सुना व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन। ये क्या है ये व्यवस्था परिवर्तन? आखिर इसका मतलब क्या है? हम जो मतलब समझते हैं मैं बता देता हूं, आपके मन में कोई मतलब हो तो आप भी बता देना। हमारा मतलब एक ही है। आज इस देश के अंदर जनतंत्र नहीं है। हम चाहते हैं कि सीधे जनता का राज हो, सत्ता सीधे जनता को दी जाए। जब हम लोग ये कहते हैं तो कई लोग खड़े होकर कहते हैं जी जनता का तो राज है, चुनाव होते तो हैं 5 साल में। हमारा ये मानना है कि 5 साल में एक बार चुनाव होना, इसको जनतंत्र नहीं कहते, ये जनतंत्र नहीं होता। हर दिन जो निर्णय लिए जाते हैं सरकार के द्वारा वो जनता से पूछ के लिए जाएं, इसको जनतंत्र कहते हैं। जनता से पूछ के निर्णय लिए जाएं। जो जनता चाहे वही हो, जो जनता ना चाहे वो ना हो, इसको जनतंत्र कहते हैं। हम इस देश के अंदर जनतंत्र स्थापित करने के लिए अंदर जा रहे हैं। हम इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था लागू करने के लिए जा रहे हैं कि सीधे सीधे जनता का राज हो। जैसे 2 उदाहरण देता हूं, एक ब्राजील का उदाहरण देता हूं और एक दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती का उदाहरण देता हूं। दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती है, संतोष जहां से आती है, वहां पे स्कूल नहीं है, सीवर नहीं है। 20 साल हो गए लोगों को झक मारते मारते, लोगों को सरकार के पास जाते हैं स्कूल दे दो, सीवर दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। 3 साल पहले उसी सरकार ने वहां पे 80 लाख रुपए के फव्वारे बनवाए। फव्वारे, सर लोगों को फव्वारे तो नहीं चाहिए, और वो फव्वारे जिस दिन उद्घाटन था उस दिन भी नहीं चले। क्यों? क्योंकि पानी नहीं है वहां पे। तो जनता को चाहिए तो पानी, जनता को चाहिए तो स्कूल, और बनवाते हैं फव्वारे, कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे तो हैं, लेकिन वो हमारी मर्जी के हिसाब से हमारी जरूरतों के ऊपर खर्च नहीं होते। कॉमनवेल्थ गेम में 70,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। चाहिए थे क्या कॉमनवेल्थ गेम हम लोगों को?
और कहते हैं एलपीजी की सब्सिडी, गैस सिलेंडर पे सब्सिडी देने को पैसे नहीं है। गैस सिलेंडर की सब्सिडी में तो 35,000 करोड़ ही चाहिए और 70,000 करोड़ तुमने उसमें फूंक दिया। और कहते हैं 6 सिलेंडर से काम चलाओ। इसको बदलना है, जो जनता चाहिए वो होना चाहिए। तो एक तो ये उदाहरण दिया सुंदर नगरी का। पोर्तो एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है, वहां का बजट कैसे बनता है? वहां का बजट म्युनिसिपैलिटी के टाउन हॉल में नहीं बनता। वहां पे हर गली मोहल्ले के अंदर लोग इकट्ठा होते हैं, साल में एक बार अपनी लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। तो कोई गली वाला कहता है हमारी गली टूटी पड़ी है, कोई कहता है नाली टूटी पड़ी है, कोई कहता है सीवर खराब है, कोई कहता है टीचर नहीं आता, टीचर की कमी है, कोई कहता है डॉक्टर की कमी है, दवाई। सब लोग अपनी अपनी लिस्ट बना लेते हैं समस्याओं की। पूरे शहर की समस्याओं की लिस्ट ले लेते हैं ये लोग, उसको कंपाइल कर लेते हैं और वो बजट बन जाता है। बजट और होता क्या है? ऐसे बजट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बजट ये संसद के अंदर क्यों बनना चाहिए? बजट ये विधानसभा में क्यों बनना चाहिए? बजट टाउन हॉल में क्यों? बजट तो गली गली मोहल्ले के अंदर बनना चाहिए बजट। ये जनतंत्र है। और अब पोर्तो एलेग्रे की देखा देखी दुनिया के कई शहरों के अंदर ये उन्होंने प्रणाली अपना ली कि सीधे जनता बजट बनाएगी। अब बजट जो है विधानसभा और इसके अंदर नहीं बनेगा। ये मारुति भापकर जी आए हैं, ये काउंसलर है वहां पे छिछवाड़ में, छिछवाड़। मैं इनके यहां गया था, ये 5 साल काउंसलर रहे वहां पे। और ये कोई भी निर्णय हर महीने के पहले इतवार को चौराहे के ऊपर ये पूरे शहर की मीटिंग करते हैं, अपने पूरे वार्ड की। और जो जनता कहती है, जनता निर्णय लेती है, ये वहां पे सबके सामने रख देते हैं, भाई इतना बजट आया, बताओ क्या चाहिए। जो जनता कहती है वही लिख लेते हैं ये, और वो अगले दिन उसमें जाके प्रस्तुत कर देते हैं, भाई ये करा दो, ये काम मेरी जनता कह रही है। ये जनतंत्र है, ये व्यवस्था परिवर्तन है जो हम लोग लाना चाहते हैं। स्विट्जरलैंड के अंदर अगर 50,000 लोग एक कागज पे लिख के दे दें कि ये कानून बनना चाहिए, तो उनको संसद के अंदर वो रखना पड़ता है कानून। 1 लाख लोग अगर लिख के दे दें तो संसद के अंदर रखना पड़ता है, भाई कॉन्स्टिट्यूशन बदलो। सीधे सीधे जनता संविधान भी बदल सकती है वहां पे स्विट्जरलैंड के अंदर। जब हमने कहा भाई हमारे देश में भी होना चाहिए, पिछले 1.5 साल हो गए, जन लोकपाल पास कर दो, जन लोकपाल पास कर दो। कई टीवी चैनल वालों ने सर्वे कराए, कहते हैं 80% से ज्यादा जनता मांग रही है, 90% से ज्यादा जनता पास ही नहीं कर रहे। तो भाई जनता की भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कानून बनाने में? जब हम लोग ये कहते हैं तो कहते हैं इस देश की जनता तो अनपढ़ है, जनता को समझ नहीं है। हमने कहा जी जो संसद में बैठे हैं उससे तो ज्यादा पढ़ी लिखी है कि नहीं? संसद में भी तो आधे अनपढ़ बैठे हैं। वो अगर कानून बना सकते हैं संसद में बैठ के, तो हम भी अपने लिए कानून बना सकते हैं संसद बाहर बैठ के। अगर राबड़ी देवी बिहार चला सकती है, बिहार की मुख्यमंत्री बन सकती है, तो इस देश की जनता भी कानून बना सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे हुए 20 आदमी नहीं चला सकते, वो तो नीचे से हर एक गांव द्वारा चलाई जानी चाहिए। ये नारा था गांधी जी का, इसलिए वो लड़े थे आजादी के लिए। आजादी के लिए इसलिए नहीं लड़े थे कि ये दिल्ली में बैठ के सारा कोयला बेच देंगे, सारा 2G बेच देंगे, इसलिए नहीं लड़े थे गांधी जी। इसलिए उन्होंने अपनी जान दांव पे नहीं लगाई थी। ये सपना हम लोगों को पूरा करना है कि इस देश की सत्ता हर गली, हर मोहल्ले और हर गांव के लोगों को दी जाए। तो साथियों, SC बेहर साहब हैं। SC बेहर साहब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी थे मध्य प्रदेश में। उन्होंने इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया है। वो स्विट्जरलैंड भी गए, वो पूरी दुनिया में काफी घूमे हैं कि किस तरह से देश के लोगों को सीधे सत्ता दी जा सकती है, इसका क्या मॉडल हो सकता है। ये जो टीवी चैनल वाले हैं ना, ये सुन रहे होंगे, वो सारा कहेंगे ये तो बेवकूफ हो गए, सीधे जनता को कैसे सत्ता दी जा सकती है। इस पर डिबेट होंगे आज शाम को। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि ये हो सकता है, इसके मॉडल हैं, दुनिया भर में मॉडल है। और इन मॉडल्स के ऊपर अब SC बेहर साहब, हमने उनसे निवेदन किया, हमने एक कमेटी बनाई है। SC बेहर साहब इसका कानून, इसका ढांचा तैयार कर रहे हैं कि जब यह आंदोलन दिल्ली विधानसभा के चुनाव लड़ेगा और दिल्ली विधानसभा में जाएगा, तो 10 दिन के अंदर वो मॉडल यहां पे लागू कर दिया जाएगा। दिल्ली के अंदर सीधे सीधे जनता राज करेगी, दिल्ली के अंदर सीधे सीधे
जनता बजट बनाएगी। बजट जो है वो विधानसभाओं के अंदर और अंदर नहीं बनना चाहिए, सीधे सीधे जनता के हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। कानून कैसे बनेंगे जनता तय करेगी। ऐसा मॉडल बेहर साहब की कमेटी तैयार कर रही है, और जब ये पहला मॉडल तैयार हो जाएगा हम फिर से इसको वेबसाइट पे डाल देंगे और आप लोग उसके ऊपर कमेंट अपने अपने भेजिएगा। और ये कोई पार्टी नहीं करने वाली, कोई और पार्टी कर दे तो ठीक है, हमें चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। हमने तो कहा है आप जन लोकपाल पारित कर दो, ये स्वराज का कानून पारित कर दो, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कोई नहीं करने वाला। हम बार बार कह रहे हैं ये पार्टी नहीं है, ये आंदोलन है। अभी तक आंदोलन ही कर रहे थे और अभी भी आंदोलन करते रहेंगे। 3 अगस्त को हम लोगों ने अनाउंस किया था कि पार्टी बनेगी। 26 अगस्त को हम लोगों ने मनमोहन सिंह का और सोनिया गांधी का और नितिन गडकरी के घर का घेराव किया। वो पार्टी थी कि आंदोलन था? आंदोलन था। और यह आंदोलन चलता रहेगा। पहले आंदोलन के लिए हमारे पास 3-4 साधन थे। अनशन करते थे, प्रदर्शन करते थे, घेराव करते थे। अब हमने एक और साधन जोड़ लिया, राजनीति भी करेंगे। तो आंदोलन को सशक्त करेगी ये राजनीति। आंदोलन ही चलेगा, ये आंदोलन ही रहेगा। और आज यहां से मैं 2 ऐलान करना चाहता हूं आंदोलन के। पहला ऐलान कि दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित सरकार ने जो बिजली और पानी के दाम बढ़ाए हैं, इन पानी और बिजली के दाम को तो हम कम करवा के ही छोड़ेंगे। साथियों, इन लोगों ने अभी डीजल के दाम बढ़ा दिए, एलपीजी के सिलेंडर कम कर दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए, पानी के दाम बढ़ा दिए। तो 20 सितंबर को इन सारी पार्टियों ने मिलकर एक दिन का भारत बंद किया। कुछ फायदा हुआ? नाटक करते हैं सारे, सब लोग नाटक करते हैं। हम लोग अगर कोई मुद्दा उठाएंगे तो उसको अंत तक लेके जाएंगे, नाटक नहीं करेंगे हम एक दिन का। और दूसरी चीज, अगर अंजलि और बम्बे वाली टीम 6 तारीख को आने को तैयार है, दूसरा ऐलान हम ये कर रहे हैं। एक तो ये कि बिजली और पानी के बिल कम होके रहेंगे दिल्ली के अंदर, और जब तक बिल कम नहीं होते हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। और दूसरी चीज, ये सारी पार्टियां मिली हुई हैं। जब से ये अंजलि ने मुद्दा उठाया है, खूब सारे हमारे पास ईमेल आ रहे हैं, जी इस मंत्री ने भी भ्रष्टाचार कर रखा, उसने भी भ्रष्टाचार, खूब सबूत भेज रहे हैं लोग। आपके पास भी कोई सबूत हो मंत्रियों के खिलाफ तो भेजिएगा हमारे पास। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब।